तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल रही है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अब सीधा चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। मैंने आपको इससे पहले कई सीरियल किलर्स की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज जिस सीरियल किलर की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं अपने आप में बेहद अजीब और बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि उसने जो कत्ल करने की वजह बताई और फिर वो जो कत्ल करके लाश के साथ करता है, या आमतौर पे आपको भी पता है कि जो सीरियल किलर्स होते हैं वो पुलिस से भागते हैं, दूर भागते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सीरियल किलर ने बाकायदा पुलिस को खत लिख के फ़ोन करके बाकायदा चैलेंज दिया, और लाश को भी वो डायरेक्ट जाके तिहाड़ जेल, जो कि अपने आप में एक बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां जाके वो लाश को फेंकता था। तो अपने आप में ये जिस सीरियल किलर की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपने आप में सबसे अलग है, सबसे अजीब है। और हाल में ही इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म भी बनी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या था, कैसे था। तो अब सीधा चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। साल 1998 में 1998 में तिहाड़ जेल के सामने आदर्श नगर में एक इंसानी सर मिलता है सुबह सुबह। अब सुबह सुबह लोग वहां टहलने आते हैं, उस सर को देखते हैं। पहले तो घबराते हैं, फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, सर को कब्जे में लेती है, नीचे की पूरी बॉडी गायब। अब शिनाख्त करने का कोई तरीका नहीं। उसके बाद फिर पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है, पड़ताल करती है। और अंत में एक उसकी जो शक की सुई है वो चंद्रकांत झा नामक एक आदमी पे जाकर अटकती है, और पुलिस उसे उठाती है। और इसी चंद्रकांत झा पे इस मर्डर का केस लगा के बाकायदा कोर्ट लेके जाती है, और जो पूरा मामला था कोर्ट के सामने रखती है। अब जब कोर्ट के सामने मामला जाता है तो जो चंद्रकांत झा का लॉयर था वो बताता है कि पुलिस ने भले ही इस आदमी के ऊपर मुकदमा डाल दिया, मामला लगा दिया, लेकिन जो मरा है अभी तक उस आदमी की ही शिनाख्त नहीं हो पाई है। और जब आदमी जिसकी मौत हुई है उसकी ही शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो मारने की वजह और कत्ल इसी ने की, ये बात पुलिस कैसे स्टेब्लिश कर सकती है। पुलिस को भी डिफेंस की ये बात समझ में आ जाती है, और कोर्ट को भी समझ में आ जाती है, और कोर्ट जो है उसे चंद्रकांत झा को बाइज्जत बरी कर देती है। बात आई गई हो जाती है। अब इस घटना के लगभग 5 सालों बाद 27 जून 2003 को तिहाड़ जेल के सामने दूसरी लाश मिलती है, और लाश भी क्या, सिर्फ सर मिलता है। अब अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात। अब पुलिस फिर इस मामले की जांच करती है, लेकिन ना कोई सबूत हाथ लगता है, ना कोई सुराग हाथ लगता है। अपने तरीके से जांच कर रही होती है, और जैसे ही ये मामला अभी ठंडा पड़ने ही वाला होता है कि लगभग कुछ ही महीनों बाद नवंबर में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने फिर एक लाश मिलती है, एक सर मिलता है। अब ये लगातार तीसरी लाश थी 5 साल के अंदर, और इस साल के अंदर दूसरी, और 5 साल के अंदर तीसरी लाश थी। फिर पुलिस जांच करती है, फिर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस की भी चारों तरफ बदनामी हो रही है, थू थू हो रही, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद पुलिस जांच करती रहती है, कुछ हाथ आता नहीं है। और जैसे इस घटना के दो साल बीतते हैं और 2005 आता है, तो 2005 में 2 नवंबर को फिर वहीं सेम जगह एक सर और मिलता है। तो ये टोटल चौथी लाश थी, चौथा सर था जो पुलिस को लगता है, और कातिल का कुछ पता नहीं। 4 कत्ल हो रहे हैं पुलिस के सामने, तिहाड़ जेल के सामने सर फेंका जा रहा है, पुलिस तब भी कुछ पा नहीं रही है, गेट नंबर 1 के सामने। फिर कुछ दिन बाद मामला बीतता है, 2006 आ जाता है, और 2006 में 20 अक्टूबर को फिर एक लाश का सर मिलता है। और इस सर के साथ बाकायदा एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है, जिसपे जो कातिल था, जिसने खून किया था, वो लिखता है कि इसी तरह लाशें तिहाड़ के सामने से सर जो है बटोरते रहो, और मैं इसी तरह से कत्ल करता रहूंगा। और तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे में क्षमता हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं तुम्हारा दामाद, दिल्ली पुलिस का दामाद। और अगर नहीं पकड़ पाते हो तो नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी पुलिस वाले हो सब नपुंसक हो। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को एक तरह की खुली ओपन, जो कह सकते हैं कि एक ओपन चैलेंज था। अब पुलिस की पूरी तरह से बदनामी होने लगती है, आला अफसर भी हरकत में आते हैं, इसे बहुत सीरियस लेते हैं कि एक तरह से चैलेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही
इस घटना के कुछ दिन बीतते हैं। 25 अप्रैल 2007। 25 अप्रैल 2007 को फिर एक लाश मिलती है। 25 अप्रैल 2007 को फिर एक लाश मिलती है और इस लाश के बाद एक फोन भी आता है, जो वहां के एक पीसीओ से फोन किया जाता है। उस पर फोन करने वाला कहता है कि अभी भी नहीं पकड़ पाए, कितनी लाशें बटोरोगे, और वैसे तुम पकड़ तो नहीं पाओगे, इसीलिए ऐसे लाश बटोरते रहो, तुम्हारा दामाद, दिल्ली पुलिस का दामाद। इतना बोल के वो फोन रख देता है। अब इस मामले को जैसे कुछ दिन बीतते हैं तभी फिर एक लाश मिलती है, मतलब कि 7वीं लाश, और ये 18 मई 2007 को मिलती है। अब एक के बाद एक तिहाड़ जेल के सामने 7 इंसानी लाशें मिल चुकी हैं, और मर्डर करने वाला, कत्ल करने वाला पुलिस को सीधा चैलेंज दे रहा, ओपन चैलेंज दे रहा कि तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे में क्षमता हो तो तुम पकड़ के दिखाओ। अब मीडिया से लेके हर जगह तक, लोकल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, जो अदर राज्य के न्यूज़पेपर हैं, जो यूट्यूब वाले हैं, जो भी हैं, सब एक तरह से अब पुलिस की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई कत्ल कर रहा है, चैलेंज दे रहा है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। एक के बाद एक 7 जो लाशें हैं, उनके सर हैं, वो तिहाड़ जैसे सुरक्षित इलाके के सामने लाके फेंक रहा है। न कोई देख रहा है, न कुछ कर रहा है, और पुलिस की काफी थूथू होती है, काफी बदनामी होती है। लेकिन ये जो आखिरी 7वीं लाश थी, पुलिस इसकी जो तस्वीर है वो प्रेस में, अखबार में रिलीज करता है और इस लाश की शिनाख्त करता है। तो इस लाश की जो शिनाख्त होती है वो दिलीप मंडल नाम से होती है। दिलीप मंडल की ये लाश, तो पहली बार ऐसा होता है कि दिलीप मंडल की लाश जो है उसकी शिनाख्त होती है कि ये किसी दिलीप मंडल की लाश है। 7 कत्ल होने के बाद 7वीं लाश का शिनाख्त होता है। ये पहली सफलता थी पुलिस को जो मिलती है। उसके बाद फिर पुलिस के आला अफसर जो थे, वो जो पहला कत्ल हुआ था जिसमें चंद्रकांत झा दोषी पाया जाता है, जिसे पुलिस दोषी समझती है, उस कत्ल से लेकर 7 कत्ल को एक साथ रख के उसकी जांच करने की कोशिश करती है। तो उसमें कॉमन एक ही चीज मिलती है कि पहले वाले मर्डर में चंद्रकांत झा जो है वो पकड़ा गया था। तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो, इन सभी कत्ल के पीछे चंद्रकांत झा का हाथ है और मामले को इसी से जोड़ के देखा जाए। तो अब पुलिस चंद्रकांत झा के घर जाती है, तो वहां पे चंद्रकांत झा मिलता नहीं, लेकिन उसे वहां एक चाकू मिलता है, बड़ा सा। पुलिस को जब जांच करती है तो पुलिस को एक चाकू मिलता है। अब चाकू पे खून भी लगा होता है। तुरंत चाकू को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और चंद्रकांत झा को भी पकड़ती है। और जो फॉरेंसिक वाले उस चाकू के खून की जांच करते हैं, तो ये जो आखिरी कत्ल हुआ था दिलीप मंडल का, ये चाकू उससे जाके मिलती है। जो उस पे दाग था वो इसका, दोनों का खून एक ही था। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये जो 7वां खून था उसे चंद्रकांत झा ही ने ही किया। अब पुलिस उसे लेके कोर्ट जाती है। अब अपने आप में एक बेहद मजाक वाली बात है कि 7 मर्डर करने वाला चंद्रकांत झा जब अदालत पहुंचता है तो डिफेंस के लॉयर ने जो दलील दी कि आप जो है कोई ऐसा, उसमें एक पुलिस की भी गलती थी। पुलिस की गलती ये थी कि जो लेटर था और जो नाइफ थी, जो चाकू थी, उसे पुलिस ने बाय हैंड ऐसे पकड़ा, लेटर भी जो था वो बाय हैंड पकड़ा। आमतौर पे जो क्राइम सीन पे चीजें मिलती हैं, जो भी चीजें मिलती हैं, उसे एक लिफाफे में, जो पुलिस का सील बंद होता है, उसमें पैक करके रखा जाता है। लेकिन पुलिस ने यहाँ गलती कर दी, ना उस लेटर को उन्होंने ऐसे लिफाफे में रखा और ना ही जो चाकू मिली। तो अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो चंद्रकांत झा से ज्यादा तो इन पुलिस वालों के ही फिंगरप्रिंट उस पर मिलते हैं। तो इसी को बेस बना के जो चंद्रकांत झा का वकील है वो फिर से जमानत पा जाता है, जमानत दिलवा ले जाता है चंद्रकांत को। अब अपने आप में कितनी चौंकाने वाली बात कि एक आदमी जिसके ऊपर 7 खून का मुकदमा है और 7 बार वाइज्जत बरी हो जा रहा है। अब पुलिस के फिर हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन चाहे जिस तरीके से भी जांच करे, सारी शक की सुई चंद्रकांत झा पे ही जाके अटकती है। अब पुलिस फिर से सारी चीजें, एक तरह से सबूत इकट्ठा करती है और फिर से चंद्रकांत झा को पकड़ के कोर्ट ले जाती है। और इस बार जब वो कोर्ट लेके जाते हैं तो हाँ, अदालत ने भी माना कि ये जो खून है, जो कत्ल है, वो चंद्रकांत झा ही नहीं किया, और उसे लगभग
7 में से 4 का ही मर्डर सिद्ध हो पाया था। तो 4 में, एक में उम्र कैद, एक में फांसी, एक में उम्र कैद, एक में फांसी, ऐसा करके उसे सजा देती है और 15 दिन की ट्रांजिएंट रिमांड पे दिल्ली पुलिस के साथ भेज देती है। तो पुलिस वाले फिर से मारपीट करके या फिर अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, बताओ तुमने मर्डर क्यों किया, तुमने कत्ल क्यों किया। तो उस पर जो चंद्रकांत झा वजह बताता है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली थी। चंद्रकांत झा बताता है कि पहला मर्डर मैंने इसलिए किया चूंकि ये जिसको मैंने मारा था ये मेरे घर आता है, ये मेरा दोस्त था, ये मेरे घर आता है खाना खाने, मैंने मछली और चावल बनाया था, ये खाना खाता है और जूठी थाली वहीं पे छोड़ देता है। इस आदमी के पास मैनर्स नहीं थे, इसके पास सभ्यता नहीं थी कि जूठी थाली में हटा दूं, इसलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं होती कि एक आदमी, आमतौर पे अगर हमारे घर कोई आता है अगर ऐसे जूठी थाली छोड़ दे तो हम बस ज्यादा ज्यादा इतना कहेंगे कि इसको तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, कैसे क्या है, इस पे कोई कत्ल तो नहीं कर सकता। लेकिन चंद्रकांत झा इसी वजह से पहला कत्ल करता है। फिर दूसरे कत्ल के बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि उसने मेरे फोन को चोरी किया था इसलिए मैंने मारा। ऐसे ऐसे करके उसने 7 खून की वजह बताई। उसमें कुछ ने किसी लड़की से बदतमीजी की थी इसलिए मारा, कुछ ने ऊंची आवाज में बात की थी इसलिए मारा, कोई उसका बाल सही से नहीं काटा था इसलिए मारा। ऐसे ऐसे करके उसने 7 को बिना किसी कारण छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा के, तैस खा के मारा था। अब अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात थी कि कोई आदमी इन छोटी छोटी वजहों को लेके किसी इंसान को कैसे मार सकता है। और इन छोटी छोटी वजहों को लेके चंद्रकांत झा ने पूरे 7 कत्ल किए। और फिर इसके बाद इतना इकबाल करने के बाद चंद्रकांत झा बताता है कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़े हो, अगर दिल्ली पुलिस वालों तुमको लगता है कि तुम मुझे पकड़े हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वो तो मैंने खुद को तुम्हारे हवाले किया चूंकि मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा गुनाह कर दिए और मेरा कोई दुश्मन बचा नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि अब तुम मुझे पकड़ लो, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी, वो खत छोड़ा और मैंने फोन किया। मैं फोन ना करता और मैं खत ना लिखता तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते थे। तो अपने आप को बहुत जहीन मत समझना, तुमसे ज्यादा जहीन दिमाग हूं। वो तो मैंने जानबूझ के खुद को तुम्हारे हवाले किया और मैं ज्यादा दिन जेल में रहूंगा नहीं। हालांकि उसे उम्र कैद और फांसी की सजा हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उसका कॉन्फिडेंस था कि वो जेल में रहेगा नहीं। तो वो कहता है कि मैं ज्यादा दिन जेल में रहूंगा नहीं और कुछ ही दिनों में छूट के बाहर आ जाऊंगा। तो ये थी पूरी कहानी दिल्ली के सीरियल किलर जो मर्डर करता और सर को तिहाड़ जेल के सामने रखता, चंद्रकांत झा की, जिसके ऊपर अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी बनी है, तो आप जाइए उस सीरीज को भी जरूर देखिए। और इस कहानी को अब खत्म करूं इससे पहले अपना डेली का कर्म, सोनू जी हैं सैदपुर के, आज उनका जन्मदिन है, तो सोनू जी आपको जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। और सना जी हैं, ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं, तो सना जी आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ आला मुकाम हासिल करें। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए और आपके जो भी सजेशन है उससे हमें कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज है, तो आपके कमेंट्स, आपके सुझाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।